अखिलेश जी, आपसे बहुत एक बेसिक सी चीज पूछनी है। वो अभी पुराने वो वर्ल्ड बैंक थे जो कौशिक बासु साहब थे, वो कल परसों 2-3 दिन पहले उनका आया है कि अपना जो थोक मूल्य, अरे मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो 30 इयर्स ऑल टाइम हाई है, एंड विच ही हैज सेड इट इज वेरी डेंजरस। ये खतरा है। तो इस खतरे को आप क्या देख रहे हैं, मतलब क्या खतरा है? आनंद जी, मैं ये जो खतरे जिसकी आप बात कर रहे हैं, आई सी इट इन एन ओवरऑल इकोनॉमिक पिक्चर। ओवरऑल इकोनॉमी की पोजीशन अभी ये हो रही है कि आई डू नॉट सी ऑर्गेनिक ग्रोथ इन द इकोनॉमी, और उसके साथ इन्फ्लेशन आ रहा है। तो जो बार बार कहा जाता है कि हमारे यहाँ स्टैगफ्लेशन का एक डर है, मुझे तो वो स्टैगफ्लेशन का डर दिख रहा है, बिकॉज आई डू नॉट सी द माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट सच कि हमारे यहाँ ग्रोथ इस प्रकार आए कि जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हुआ है वो जरा कम हो, उसके साथ जो हमारी बाकी प्रॉब्लम्स है, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह। तो ये जो इन्फ्लेशन की बात आ रही है, मेरे लिए तो एक इकोनॉमिक खतरा भी है। आई ऑल्सो लुक एट इट एज अ खतरा फ्रॉम अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। आप कब तक लोगों को हेवी प्राइसिंग के तहत रखोगे कि उनकी इनकम उसका सामना ही ना कर पाए? आई सी इट एज अ बिग रिस्क टू ग्रो टू द कंट्री। ओके साहब, अखिलेश जी आपसे एक और इसी से मतलब आम आदमी की दृष्टि से पूछ रहा हूँ। आज आप किसी से बात करिए तो लोग कहेंगे जीडीपी हमारा इतना 5 ट्रिलियन हो जाएगा, अभी क्या क्या है। कोई कहेगा सेंसेक्स भागा जा रहा है, कोई कहेगा इतनी गाड़ियां बिक रही हैं मर्सिडीज और वो। अब जो आम आदमी जब गांव जाता हूं, उसको कौन सा इंडेक्स समझ में आना चाहिए? उसको कोई कहता है नहीं नहीं डॉलर वाला रेट है, कोई कहता नहीं हमारा रिजर्व बहुत बढ़ गया है, अब हम दुनिया के क्या कितने, हमारा फॉरेन रिजर्व बहुत है। पर वो जो आदमी खेत में काम कर रहा है, जो गांव में रहता है, उसको कौन सा इंडेक्स देखना चाहिए? उसको क्या इंडेक्स दिखाई दे कि उसकी हालात ठीक हो, विच रिफ्लेक्ट्स हिज कंडीशन? आनंद जी, गुड क्वेश्चन, बिकॉज गवर्नमेंट इतना डेटा को मैनिपुलेट और करप्ट करती है, और इस प्रकार के डेटा देना स्टार्ट करती रहती है कि शायद आदमी को कंफ्यूज करना ही उनका उद्देश्य होता है, एंड नॉट टू गिव एनी क्लैरिटी। मैं उस दिन एक बहुत बढ़िया आर्टिकल पढ़ रहा था, और उसमें आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब था कि पता जीडीपी फिगर, ग्रोथ इन बैंक क्रेडिट, डॉलर रिजर्व, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, ये सब बातें साइड में रखिए। उस ऑथर ने लिखा कि 2010 में भारत में करीब 16 लाख मोटर टू व्हीलर बिकते थे 2010 में। आज 2022 में आफ्टर 12 इयर्स इट इज ओनली 12 लाख स्कूटर्स, यानी टू व्हीलर्स की जो डिमांड है 12 सालों में, जो कि एक ग्राउंड रियलिटी को दिखाती है, इट हैज एक्चुअली कम डाउन। एंड वो इसलिए नहीं कि उसके बदले लोग 4 व्हीलर खरीद रहे हैं, वो इसलिए कि कमाई नहीं है। तो मैं तो इस प्रकार के आंकड़ों पे जाना पसंद करूंगा जहां आपको ग्राउंड रियलिटी समझ में आए। एक सर्वे हुआ था रिजर्व बैंक का, जिसमें पूछा गया था कि जो नॉन डिस्क्रिशनरी और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, आप कौन सा कर पाते हैं? सबने कहा कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, यानी बियॉन्ड आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, खाना पीना पानी, उसके अलावा हम हमारी सब परचेजिंग पोस्टपोन कर रहे हैं। मैं उस आंकड़ों पे जाके बात करना चाहूंगा, बिकॉज दैट शोज कि जो एक आम आदमी है उसकी हालत क्या है। एक दूसरा आंकड़ा जो मैं हमेशा देखता हूँ, इंडिया में जो गोल्ड लोन्स हैं, हाउस होल्ड गोल्ड के सामने जो लोन्स हैं, दे आर एट अ रिकॉर्ड हाई के अलावा दे आर ऑल्सो एट अ रिकॉर्ड डिफॉल्ट। अब आप और हम जानते हैं कि एक भारतीय हाउस होल्ड, भारतीय परिवार में सोना जो होता है वो उसका अल्टीमेट वेल्थ होती है। अगर आपको उस वेल्थ के सामने एक लोन लेनी पड़ती है, आप डिफॉल्ट करते हैं, इट शोज द कंडीशन ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड। मैं तो उन आंकड़ों पे जाऊंगा, एंड नॉट ऑन ऑल दीज ग्रोथ वगैरह के जो स्टेटिस्टिक्स गवर्नमेंट देके हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करती है। हाँ नहीं, क्योंकि मैं इसी से एक छोटा सा प्रश्न पूछ लूं। देखिए, जो जनरल परिभाषा है, उस परिभाषा के अनुसार एक डेमोक्रेसी में चुनाव होता है, चुनाव से सरकार बनती है, जो एक साधन है विच इज अ मींस। मूल बात गवर्नेंस की होती है कि अच्छी गवर्नेंस हो। लेकिन अपने यहाँ चुनाव जीतना ही सब कुछ हो गया है, मतलब उसको आप किसी भी तरह से जीतिए, बाकी गवर्नेंस से कोई मतलब नहीं, क्योंकि गवर्नेंस की जगह वी हैव ऑल्टरनेटिव नैरेटिव्स टू गेट वोट्स। ये किसी जगह तो ऐसी स्थिति आ जाएगी जब जब उसके बाद नहीं रुक पाएगा, मतलब पॉइंट ऑफ, जिसको क्या बोलेंगे, जहां पे लोगों की दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाएंगी। ये आपको लगता है कि ऐसी स्थिति आएगी जब लोग महंगाई और बेरोजगारी पे भी वोट देंगे कि नहीं?
आनंद जी, देर आर अ कपल ऑफ क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था जब यूपी का इलेक्शन होना था कि क्या वोटर मेरिट पे वोट करेगा या क्या पॉपुलिज्म पे जाके धर्म के नाम पे या जो भी पॉपुलर आजकल फॉर्मूला है लोगों का वोट खींचना है क्या उस पे जाएगा। हम तो ये समझते हैं कि इट शुड गो ऑन द मेरिट्स, और जो मेरिट मैं देख रहा था इकोनॉमी के आज, दे आर नॉट वर्थ टॉकिंग, दे इट्स इन अ बैड शेप। तो वो जमाना कब आएगा जो आप पूछ रहे हैं? मेरे हिसाब से वो जमाना कब आएगा आनंद जी, जब हमारी सरकार की क्षमता फ्रीबीज जो देती है वो कम हो जाएगी। अगर हमारी ग्रोथ नहीं आ रही है जिस तरीके से आनी चाहिए और बेरोजगारी जहां है वहां बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो एक टाइम आएगा कि हमारी सरकार के पास खुद ही वो रिजर्व नहीं रहेगा। जब ये जो फ्रीबीज की फ्री राशन और फ्री ये और फ्री वो, जब वो देना बंद होगा या उसमें कमी आएगी, तो मुझे लगता है कि शायद हमारी जनता सजग होगी और फिर मेरिट पे वोट आएगी कि भाई थिंग्स हैव गॉन वेरी बैड, कोई नई सरकार कोई नया मुद्दे पे उन्हें लाना पड़ेगा। तब तक तो ये सर चलता रहेगा। हमारे पॉलिटिक्स में जो सोशलिज्म का एक आया है उभार कि हर हर आने वाली सरकार कुछ फ्री 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 बांट के प्रॉमिस करके आ जाती है, आई थिंक इट्स अ डेंजरस ट्रेंड। और जब उस ट्रेंड के कारण सरकार की जो ट्रेजरी है वो खत्म हो जाएगी, शायद उस वक्त ही बदलाव आएगा जैसे हम श्रीलंका में देख रहे हैं। जी फिर से प्रश्न कर दे रहा हूं। चिदम्बरम साहब का ये कहना है कि पिछले 8 साल में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस पे जो टैक्स वो आया है सरकार के पास, इट अमाउंट टू 26,51,919 करोड़। उनका एक उनकी लॉजिक ये है जो उन्होंने बोला है कि देश में करीब 26 करोड़ परिवार हैं। एक परिवार में 5 व्यक्ति का एक जो एवरेज लेके वो कर रहे हैं। तो एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि करीब करीब हर एक परिवार के ऊपर 1 लाख का टैक्स के रूप में लिया गया है। एक वो अपना पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे थे यहां तक। दूसरी तरफ पेट्रोल प्राइस बढ़ रहे हैं जिसको लेके बहुत से लोग चिंतित हैं और बहुत से लोग ये कह रहे हैं नहीं 200 रुपया का भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार देश इतना अच्छा चल रहा है, देश को मजबूत बनाना है, इसलिए हम 200 क्या 500 रुपए में भी पेट्रोल खरीदने को तैयार हैं, दिस इज नो इशू। ये पेट्रोल प्राइस राइज आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक अजीब सी चीज में हम लोग फंसते जा रहे हैं, मतलब समथिंग लाइक श्रीलंका? मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ श्रीलंका बगल में एक एग्जाम्पल है। आनंद जी, वो चिदम्बरम जी कह रहे हैं कि हम सब ने 1-1 लाख रुपए दिए हैं, मैं तो 15 लाख की उम्मीद कर रहा था कि मुझे आएंगे, वो आए नहीं। कमिंग टू पेट्रोल प्राइस राइज, द फैक्ट इज आनंद जी की इफ यू लुक एट द टैक्स कलेक्शन ट्रेंड ऑफ द गवर्नमेंट, जो जीएसटी के कलेक्शंस हैं वो करीब 1,30,000 40,000 करोड़ पे अटक गए हैं। उसमें से करीब 30-40,000 करोड़ तो ओनली बिकॉज ऑफ टैक्स इवेजन नॉट टेकिंग प्लेस। आपका एक स्टैग्नेशन आ गया है। वो कितनी भी ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ में स्टैग्नेशन है, जीएसटी कलेक्शन में दिख रहा है। और अगर हम इस बात को फैक्टर इन करें कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है जिसके कारण जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया है, तो हमें यह दिखेगा कि कंज्यूमर स्पेंडिंग एक्चुअली कम हुई है। सो इफ यू सी द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, गवर्नमेंट की जो किटी है उसमें जीएसटी मेरे हिसाब से एक एकदम अटके हुए पोजीशन पे है। इट इज नॉट गोइंग अप क्योंकि ग्रोथ इज नॉट हैपनिंग। जहां तक कि इनकम टैक्स कलेक्शन का सवाल है, इस साल दे हैव रिकॉर्ड कलेक्शन 13 लाख करोड़ के ऊपर जा रहा है, लेकिन इट वाज मोर बिकॉज ऑफ अ बैकलॉग दैट वाज देयर इन द कलेक्शन प्रोसेस। ये जो वित्त वर्ष अभी स्टार्ट हुआ है 22-23, आप इसमें देखेंगे कि इनकम टैक्स कलेक्शन मॉडरेट हो गया है। और वो इसलिए कि जो एमएसएमई सेक्टर है या जो हाउस होल्ड सेक्टर है या जो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसका टैक्स कलेक्शन इज नॉट गोइंग टू गो अप, ये देखते हुए। और ऑन दी अदर हैंड सरकार जो है उसको तो खर्चे करने की आदत हो ही गई है कि इलेक्शन आया तो ये दो वो दो। उसमें आप ये बताइए कि इनके पास टैक्स कलेक्शन का और कौन सा जरिया बचा है एक्सेप्ट फॉर पेट्रोल टैक्सेस। टू मी दैट इज द प्राइम रीजन व्हाई द गवर्नमेंट जो हमारे पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो बढ़ाती रहती है। दैट इज द ओनली वे उनकी किटी बैलेंस कर रही है। उनके पास खर्चों की कमी नहीं है, वो खर्चा कम करना चाहते नहीं है फॉर पॉलिटिकल रीजन, सही खर्चे करना नहीं चाहते हैं। तो ये जो भाव है अकॉर्डिंग टू मी, इनका ग्लोबल फ्यूल मार्केट से कोई कनेक्ट नहीं है, हमारी लोकल पॉलिटी से कनेक्ट है। जब तक इलेक्शन चलते रहेंगे तब वो लोग कम कर देंगे, और जहां इलेक्शन का सिलसिला बंद हुआ कुछ महीनों के लिए फिर दबा के बढ़ाएंगे, ओनली बिकॉज गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेशन का मेरे हिसाब से सिर्फ ये एक मुद्दा बचा है। जहां तक कि 200 रुपए लीटर या उस प्रकार की प्राइसिंग की बात है,
वहां पहुंचेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि कुछ कुछ प्रकार का स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, पब्लिक प्रोटेस्ट तो आना ही पड़ेगा. इट कैन नॉट कंटिन्यू लाइक दिस फॉर वेरी लॉन्ग. आनंद अखिलेश जी, जल्दी से एक एक छोटा प्रश्न और फिर एक और प्रश्न है मेरे मन में. ये जो अभी पेट्रोल प्राइसेस नवंबर के बाद रोक दिए गए थे और इलेक्शन तक नहीं बढ़े थे, दो कंपनीज एसआर और रिलायंस ने कई जगह अपने पेट्रोल बेचना बंद कर दिया था. उनका कहना था कि मतलब वो नहीं है और वी विल नॉट सेल. तो अगर कोई इस तरह के, भाई पेट्रोल और डीजल को एसेंशियल कमोडिटीज में आता है, वो डीएम के उसमें रहता है कि मिनिमम इतना हो जाएगा तो आपको ओनली डीएम विल, क्या ये जो इस तरह की कंपनीज हैं वो अपने जब मन चाहे तब बंद कर दें, जब मन चाहे नहीं बंद करें? क्योंकि अगर वो उनको आज की तारीख में कम प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है तो उन्होंने बंद कर दिया. वो ऐसे बिजनेस में आई हैं जिस बिजनेस का हमारा डायरेक्ट हुआ है. तो क्या इज इट एथिकली, तो ये ठीक नहीं है, लेकिन क्या लीगल फ्रेमवर्क में ये हो सकता है? आनंद जी, अभी सिंह सर ने एक 2 बार पॉइंट आउट किया कि देयर इज अ क्रोनी सिचुएशन गोइंग ऑन. और ये दोनों कंपनी जिसके आपने नाम लिए, रिलायंस और एसआर, ये तो क्रोनी लिस्ट में ही आते हैं. अब अगर क्रोनी को आप इतना प्रोटेक्शन दे दें कि भैया तुझे जो करना है कर, जहां तक तू प्रॉफिट बना रहा है तू बना, और जहां नुकसान की बात आती है अगर, तो यू आर फ्री टू डू व्हाट यू वांट. सो वी आर ओनली सीइंग द इंपैक्ट ऑफ अ क्रोनी सिचुएशन ना. नहीं तो इनकी हिम्मत इतनी हुई कैसे? यस, यस. और एक और प्रश्न अखिलेश जी, इसी से रिलेटेड, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल एक नया तरह का प्रश्न है और आपके प्रोफेशन से है. एक चीज ये बताइए, ये जो क्योंकि चिदम्बरम जी की उस दिन मैंने वो डिबेट गलती से सुन ली. नाउ ही वाज टेलिंग कि इनकम टैक्स के 295 आर्टिकल्स, कुछ 125, व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से इज कि ये आप इतना कॉम्प्लेक्स कर दे रहे हैं अपने टैक्स को, जो मेरी समझ में आया एज अ वो. मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि क्या अब टैक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया? मैं ईमानदारी से बताऊं, मेरे पास कोई ज्यादा इनकम नहीं, लेकिन फिर भी मुझे सीए के पास जाना पड़ता है. देयर इज नो वे, क्योंकि वो उसमें कई चीजें ऐसी हो गई हैं जो आपको जाना ही पड़ेगा. कहने को जीएसटी ये कहा जाता है कि नहीं बात है, और ना वो आप बिना सीए के उसके नहीं कर सकते. तो क्या आपको कहीं लगता है कि इसकी थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकते हैं ये? मतलब इज देयर स्कोप ऑफ? Anand ji, tax laws in the country have become very complicated. उसके अलावा ये जितना भी फेसलेस अपील असेसमेंट वगैरह की बात कर रहे हैं, उससे जो नॉर्मल आम टैक्स पेयर है उसको कोई फायदा नहीं हुआ है. तो ऑन वन हैंड लॉ कॉम्प्लिकेट हो गई है, ऑन दी अदर हैंड जो बाबू है वो और भी पावरफुल हो गया है. इनकी जो पावर्स हैं आपको सर्वे, सर्च और समन करने की, वो और भी बढ़ा दी गई है. तीसरा प्रॉब्लम जो सरकार ने अभी ये स्टार्ट किया है कि हमारा डेटाबेस के थ्रू ही हम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, उनका डेटाबेस इतना रॉन्ग है, इतना करप्टेड है और सिस्टम इतना बेकार है कि बेचारा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आपकी कई बार मदद नहीं कर पाएगा. कहाँ करना है? हमने देखा है कि हमारे रेगुलर एसएससीज के केस में जो डेटाबेस है वो इतना यानी भ्रष्ट हो गया है सिस्टम पे ही कि गलत डिमांडें आती हैं, गलत नोटिस आती हैं. नोटिस की आप जो लैंग्वेज पढ़ेंगे वो इतनी इंटिमिडेटरी और धमकाने वाली होती हैं कि आप जो कह रहे हैं अबाउट लॉज बीइंग कॉम्प्लिकेटेड, लॉज आर नॉट जस्ट कॉम्प्लिकेटेड. The entire system of administration has now become far more complex. And सरकार कितना भी कहे कि they are trying to be tax friendly, taxpayer friendly, they are not taxpayer friendly. ये पूरा जो ट्रेंड है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में ही किया गया है. अगर मैं कंपेयर करता हूं पिछले 2 साल से आज यानी 2000 पहले, 2 साल पहले और आप अभी की बात करता हूं, आई फाइंड द पावर्स ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैव शॉट अप. The chances of misuse of powers are there, whatever they may want to say. And the worst problem is कि सरकार का जो इनकम टैक्स का डेटाबेस है वो अभी तक स्थिर या स्टेबल नहीं है. आपके पास उल जलूल रोज डिमांडें आएंगी. जो पैसे आप भर चुके हैं उसकी डिमांड आएगी, जो आपको नहीं भरना है उसकी डिमांड आएंगी. और अगर आपने ये सोचा कि ये नोटिस ही गलत है, मैं इसका जवाब नहीं दूं, तो आपके घर पे इनकम टैक्स वाला जरूर रिकवरी के लिए आ जाएगा. इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन. जी, थैंक यू सो मच अखिलेश साहब.